अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं मोहम्मद अजमल खान हूं और आज के इस सेशन में मैं एवेलुएशन करूंगा एक ऐसे की, एक कैंडिडेट की जो कि पीएमएस और सीएसएस एस्पिरेंट है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस जो है एवेलुएशन बेस्ड और कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड आप कह सकते हैं कि जिसमें मैं मुख्तलिफ किताबें सजेस्ट करता रहता हूँ, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज डिस्कस करता रहता हूँ और जो डिफरेंट जॉब्स आती हैं उनके हवाले से अपडेट्स और इंग्लिश ग्रामर, ऐसे राइटिंग, कम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग के हवाले से भी गाहे बगाहे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट के ऐसे के हवाले से। जी, मेरे पास ऐसे आया कैंडिडेट का जिसको मैंने 40 मार्क्स दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी 40 मार्क्स ये मैंने क्यों एलोकेट किए। इस कैंडिडेट की मिस्टेक्स कौन कौन सी थी हम उनको भी देखेंगे और इस एवेल्यूशन को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा जो कैंडिडेट सी एस एस पी में से एस्पिरेंट्स हैं कि ऐसे के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स से हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम एग्जामिनेशन जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब हम एग्जाम एग्जाम के अंदर बैठते हैं सी एस एस पी एम एस में, तो हमारा ऐसे जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे के जो डूज हैं या डोंट्स हैं उनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। हमारा थीम था जो कैंडिडेट ने लिखा वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आउटलाइन के अंदर कैंडिडेट ने इंट्रोडक्शन लिखा और इंट्रोडक्शन के अंदर उसने थीसिस स्टेटमेंट लिखी कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान possesses significant socio-political, economic and strategic opportunities। सेमी कॉलन उसने दिया, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर, कामा लगा के, persistent internal and external challenges continue to impede its effectiveness। तो इसमें कैंडिडेट ने बता दिया कि सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है। इसी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर देखें तो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं जो इसकी इफेक्टिवनेस को मुतासर करते हैं। तो ये अच्छी आउटलाइन है, अच्छी सी स्टेटमेंट है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड हेडिंग उसने दी, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे वो ज़रा तारीखी तौर पे जायज़ा लेगा कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है। और उसके बाद की अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो टॉपिक के अंदर है अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे वो पहले अपॉर्चुनिटीज लिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब चैलेंजेस भी पहले लिखे जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी पहले लिखी जा सकती हैं। आपने देखना ये है कि अगर जो टॉपिक है उसमें अपॉर्चुनिटीज पहले लिखा हुआ है वर्ड, तो आप अपॉर्चुनिटीज पहले लिखें। अगर टॉपिक में चैलेंजेस पहले लिखा हुआ है तो आप चैलेंजेस पहले लिखें। टॉपिक जरा देखें, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो अगर टॉपिक में चैलेंजेस लिखा हुआ है पहले तो आप चैलेंजेस लिख सकते हैं। तो तीसरी हेडिंग है की अपॉर्चुनिटीज। इसमें पहली हेडिंग, इसमें जो बच्चे ने सब हेडिंग की है, इस कैंडिडेट ने, इस एस्पिरेंट ने, वो ए बी सी सब हेडिंग की है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप 3.1, 3.2, 3.3 लिखें। ऊपर अगर हेडिंग दो होगी तो 2.1, 2.2 और 2.3 होगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इस कैंडिडेट ने पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे हैं। दैट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच वाइल राइटिंग इंग्लिश ऐसे फॉर द सी एस एस एंड पी एम एस, और फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, फॉर तहसीलदार, फॉर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, फॉर लेबर ऑफिसर, फॉर एनी अदर एग्जाम फॉर इंग्लिश ऐसे। तो इसमें 3.1 में देखें, यहाँ पे ए की बजाय 3.1 लिखें। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान कनेक्ट्स साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट। फुल स्टॉप, पूरा सेंटेंस है। दैट्स गुड। उसके बाद सेकंड है, सेकंड सब आउटलाइन इसमें है वो 3.2 हम लिखेंगे बी की बजाय। दैट इज पाकिस्तान फ्रेंडली रिलेशंस विद रिसोर्स रिच्ड गल्फ स्टेट्स इनहेंस इट्स रीजनल इंपॉर्टेंस। रिसोर्स रिच्ड नहीं होता, रिसोर्स रिच होता है। तो इसको देख लीजिए, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद है, इट इज द ओनली मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के बारे में उसने बात की है, दैट पोजेसेस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज विच मेक इट स्टैंड आउट। तो विच यहाँ लिखेंगे, विच मेक्स इट स्टैंड आउट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हेडिंग सब आउटलाइन है, पाकिस्तान इज एनरिच्ड विद रेयर अर्थ मिनरल्स विच मेक्स इट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन ग्लोबल पावर कंपटीशन। उसके बाद नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट सब आउटलाइन है, पाकिस्तान प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा। ये जो डायस्पोरा होता है वो हमारे पाकिस्तानी लोग जब बाहर होते हैं तो उनको हम डायस्पोरा कहते हैं किसी मुल्क में।
तो वो होते ही तादाद में काफ़ी ज़्यादा है। तो डायस्पोरा के अंदर लार्ज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इनहेरेंट है। तो लार्ज नंबर की बजाय प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डायस्पोरा हेल्प्स इन बिल्डिंग इट्स सॉफ्ट इमेज ग्लोबली। लार्ज नंबर में भी कोई इशू नहीं है, मिस्टेक नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डायस्पोरा, या प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डायस्पोरा सिंपली, दैट इज सफिशिएंट। यहाँ तक हो गई अपॉर्चुनिटीज। मेजर चैलेंजेस देख लेते हैं कि उसने स्टूडेंट ने क्या डिस्कस किए। मेजर चैलेंजेस टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, उसमें यहाँ पे आप कॉलम देंगे। जैसे ऊपर अपॉर्चुनिटीज की हमने सब हेडिंग दी, सॉरी मेन हेडिंग दी की अपॉर्चुनिटीज, तो उसके बाद भी की अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के बाद आप कॉलन लाजमी देंगे। जब आपने नीचे सब आउटलाइन लिखनी होती है तो आप कॉलन देते हो मेन आउटलाइन के अंदर। इसी तरह मेजर चैलेंजेस टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के बाद आप कॉलन देंगे, क्योंकि उसके नीचे सब आउटलाइन आ रही है। अब सब आउटलाइन के अंदर देखेंगे चैलेंजेस कौन कौन से स्टूडेंट ने डिस्कस किए। यहाँ पे भी उसने A B C D दिए हैं, तो आई वुड रिकमेंड, क्योंकि 4 मेन हेडिंग है, तो 4.1 4.2 एंड 4.3 इस तरीके से आप चलेंगे। तो दैट वुड, इस तरीके से आपकी जो आउटलाइन है दैट वुड लुक मोर सिस्टमैटिक, मोर अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड coherent. अब पाकिस्तान स्टैंड्स एट क्रॉस रोड्स बिटवीन टू मेजर ग्लोबल पावर्स। ये एट क्रॉस रोड्स नहीं होता, एट आ, एट के बाद ए लगाया जाता है और फिर क्रॉस रोड लिखा जाता है। तो ये मैंने ऐसे के अंदर आगे अभी पॉइंट आउट किया हुआ है। तो पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड्स बिटवीन टू मेजर ग्लोबल पावर्स या पार्स। उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है कि टेंशंस ऑन थ्री बॉर्डर्स फ्रंट्स मेक इट स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल। ये भी ठीक है, ये दूसरा चैलेंज हो गया। और तीसरा चैलेंज है कि अमिड मिडल ईस्टर्न क्राइसिस बैलेंसिंग रिलेशन बिटवीन ईरान एंड अरब नेशंस इज अ मेजर चैलेंज। ये भी ठीक है। और आगे उसने लिखा है एक सब हेडिंग, सब उसने आउटलाइन बनाई है, जरा ये उसने एम्बिगुअस बनाई है, या मिस्टेकन कह लें या एरोनियस कह लें। दैट इज सेट इन अबेयंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वाई इंडिया इज अ मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। चैलेंजेस नहीं आएगा, चैलेंज आएगा। सेट इन अबेंस ऑफ, ये फ्रेज तो ठीक है, लेकिन जब इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इस तरह नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, जब भी इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेटिंग इन अबेंस ऑफ कहते हैं। और वो उसको हम लिखेंगे कैसे, मैंने इसकी करेक्शन की है। सेट इन अबेंस ऑफ नहीं लिखेगा, यूं लिखेंगे। ये इस तरह फ्रेज यूज होती है, सेटिंग आगे जो भी चीज़ है जिसको भी हम बैक बर्नर पे लगा डालते हैं, या उसको तातल को शिकार करते हैं, या उसको तर्क कर देते हैं, तो उसको सेटिंग, उसके बाद जो भी चीज़ है वो लिख के इन अबेंस, ABEYANC अबेंस लिखते हैं। तो हमने इसका सेंटेंस मैंने यूं बनाया है कि सेटिंग इंडस वाटर्स ट्रीटी इन अबेंस बाय इंडिया इज अ मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। कि इंडिया ने इंडस वाटर जो ट्रीटी है 1960 वाला, उसने उसको, आपको पता है, यूनिलेटरली जो है होल्ड कर लिया, विद्रॉ कर लिया, उससे पीछे हट गया। तो उसको हम कहेंगे सेटिंग इंडस वाटर्स ट्रीटी इन अबेंस, ये लिखेंगे। तो इसको आप करेक्ट कर लें, जो भी स्टूडेंट हमारा रेलिवेंट है, कंसर्न है। तो सेट इन अबेंस नहीं लिखेंगे, सेटिंग इन, सेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेंस लिखेंगे। और ये जो इंडस वाटर लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया, वो इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है। अगर आप लोग इस इंडस वाटर ट्रीटी का जो डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, तो इंडस वाटर्स ट्रीटी है। वो पानी जो है उसमें काफ़ी दरिया हैं जिनकी बात की गई है। तो जब दरियाओं की बात करते हैं तो वाटर्स लिखा जाता है, इंडस वाटर्स ट्रीटी। अक्सर लोग इंडस वाटर ट्रीटी लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, दैट इज इंडस वाटर्स ट्रीटी। अच्छा, आगे नेक्स्ट है, टेररिज्म इज अनदर मेजर हर्डल टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जी भी ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन की हेडिंग है, और जो कैंडिडेट ने 5 सब आउटलाइन बनाई है, 5 आउटलाइन बनाई है। अब हम देख लेते हैं इसका कि इसने लिखा, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखा। हेनरी कैसिंजर इन हिज रिनाउंड बुक डिप्लोमेसी आर्गूज दैट फॉरेन पॉलिसी इज द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग द पावर ऑफ द नेशनल टू बियर ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अब यहाँ पे ये जो हेनरी किसिंजर की जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उसमें मैंने ये कोट नहीं देखा। अलबत्ता उनकी किताब डिप्लोमेसी ज़रूर है। तो ये जो बच्चे ने वर्ड लिखे हैं, ये बच्चे ने अपने अल्फाज लिखे हैं। अगर जब अपने अल्फाज आप लिखते हैं तो उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आप बेशक हेनरी किसिंजर के अल्फाज को इन्वर्टेड कमास में ना लिखें, अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन फिर ग्रामर ठीक होनी चाहिए। ये सेंटेंस सेंस नहीं बना रहा कि फॉरेन पॉलिसी इज द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग द पावर ऑफ द नेशनल टू बियर ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। नो, ये सेंटेंस जो है इसमें, ये इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका। तो जब आप अपने अल्फाज में लिखें तो स्ट्रक्चर उसका सही रखें, सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। या तो उसकी बेहतर अप्रोच ये है, रिकमेंडेड, कि आप कोई उनके कुछ फ्रेजेस जो हैं या कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आप वहाँ से
क्रैमिंग करें, रोट लर्निंग कर लें। आगे इन द सेम वे आगे कैंडिडेट ने लिखा ये सारी चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ उसने लिखी है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोजेसेस अ सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल। यहाँ पे इसी कैंडिडेट ने, जिसका जो हम ऐसे चेक कर रहे हैं, इसने थीसिस स्टेटमेंट में भी यही वर्ड लिखा कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोजेसेस। ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, आपको लिखना चाहिए फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स। ये वर्ड्स लिखें। पोजेसेस जो है वो एक इंसान के पास जो चीज़ होती है उसको मलकियत के लिए हम पोजेसेस का वर्ड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोई इंसान नहीं है, तो आप यहाँ पे बेहतर वर्ड होगा, सुटेबल वर्ड होगा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स या प्रेजेंट्स या प्रोवाइड्स। ये बाकी चीज़ें ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सी मिस्टेक है। आगे मिस्टेक जो है वो है, यहाँ लिखा हुआ है the wide range of opportunities include geostrategic location of Pakistan, its friendly relations with Gulf countries, and sole nuclear, लिखा हुआ है सोल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, तो एंड द सोल न्यूक्लियर पावर, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। ये जो कैपेबिलिटी लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, कैपेबिलिटीज लिखा हुआ है ना, तो कैपेबिलिटीज की बजाय लिखें, क्योंकि कैंडिडेट लिखा हुआ था एंड सोल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कैपेबिलिटीज नहीं लिखना, क्योंकि हम मुस्लिम वर्ल्ड में हम अकेली सुपर पावर है या न्यूक्लियर पावर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एंड द सोल न्यूक्लियर पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो कैपेबिलिटीज नहीं लिखना हमने। हाँ, ये लिख सकते हैं एंड द सोल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो कैपेबिलिटी की बजाय भी बेहतर वर्ड है एंड द सोल न्यूक्लियर पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है मिस्टेक जरा देख लें कि जो कौन सी मैंने पॉइंट आउट की है। नेक्स्ट है, मोर ओवर प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा, डायस्पोरा होते ही वही लोग हैं जो बड़ी तादाद में हो, तो लार्ज नंबर ऑफ और फिर डायस्पोरा जब लिखेंगे तो रिडंडेंसी हो जाती है, ये रेपिटेशन हो रही होती है। तो एंड सिग्निफिकेंट डायस्पोरा और अदर वाइटल फैक्टर्स लिखेंगे, और अदर फैक्टर्स वाइटल टू प्रोटेक्ट नहीं लिखेंगे, और अदर वाइटल फैक्टर्स। कैंडिडेट ने लिखा and a large number of diaspora or other factors vital to protect नेशनल इंटरेस्ट नहीं, और अदर वाइटल फैक्टर्स, वाइटल को फैक्टर से पहले लेके आएंगे, और अदर वाइटल फैक्टर्स टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। इसी तरह आगे कैंडिडेट ने लिखा, इन कंट्रास्ट परसिस्टेंट चैलेंजेस कंटिन्यू टू इंपीड इट्स इफेक्टिवनेस ऑफ अचीविंग फॉरेन पॉलिसी। नो, ऑफ नहीं लिखेंगे, इन कंट्रास्ट परसिस्टेंट चैलेंजेस कंटिन्यू टू इंपीड इट्स इफेक्टिवनेस इन अचीविंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स। तो यहां तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैंडिडेट ने लिखा, दीज चैलेंजेस इंक्लूड यूएस चाइना कंपटीशन, वल्नरेबल बॉर्डर्स। कैंडिडेट ने लिखा वल्नरेबल लैंड बॉर्डर, तो लैंड लिख के साथ बॉर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर्स होती ही लैंड्स के ही हैं। तो आप लिखें दीज चैलेंजेस इंक्लूड यूएस चाइना कंपटीशन, वल्नरेबल बॉर्डर्स, लैंड ना लिखें, वल्नरेबल बॉर्डर्स, जो इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है। तो ये सारे हमारे वल्नरेबल बॉर्डर्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर वल्नरेबिलिटीज हमारी हैं, अटैक्स होते रहते हैं। तो दीज चैलेंजेस इंक्लूड यूएस कंपटीशन, वल्नरेबल बॉर्डर्स। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। आगे जो देख लेते हैं कि हम कौन सी मिस्टेक्स कैंडिडेट ने की। आगे यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट जो है ये भी ओके है। यहाँ पे एक उसने कैंडिडेट ने बात लिखी, डिस्पाइट इट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैज रिमेन। हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हैज रिमेन्ड लिखेंगे, सिक्योरिटी ओरिएंटेड ड्यू टू इट्स आर्क राइवल, और आगे उसने लिखा है इंडिया और फुल स्टॉप लगाया। तो आर्क राइवल इंडिया के दरमियान में कॉमा नहीं आएगा, तो हमने लिखा डिस्पाइट इट कॉमा पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैज रिमेन्ड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सिक्योरिटी ओरिएंटेड ड्यू टू इट्स आर्क राइवल इंडिया, बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस किस्म का हमारा दुश्मन है, आर्क राइवल है। उसके बाद कैंडिडेट ने बहुत अच्छा लिखा, तो मैंने यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए लिख दिया, गुड, कॉम्प्लीमेंट पास किया। अच्छा, एक और चीज जो है वो आप ऐसे में बार बार देखेंगे, मैंने एक चीज को अंडरलाइन किया, दिस इज सो बिकॉज, दिस इज सो बिकॉज कैंडिडेट ने एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिपीट किया है। तो अपने ऐसे के अंदर आपने कुछ मखसूस फ्रेजेस को जब आप बार बार रिपीट करते हो, तो एक पेपर चेकर की नज़र हमेशा उस पर पड़ जाती है। जी कोई आप कह सकते हैं कि एक इनहेरेंट चीज़ होती है, जो पेपर बार बार चेक कर रहा होता है, तो उसकी नज़र हमेशा मिस्टेक भी पड़ती है, या रिडेंडेंसी पे पड़ती है, या रेपिटेशन में पड़ती है। सो आपने रेपिटेशन नहीं करनी, दिस इज सो बिकॉज की बजाय कोई अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करें। It means, it implies, uh, we can assume from this very, we can assume from the above narrated facts, yeah, we can assume from the above narrated uh,
वी कैन अज्यूम फ्रॉम द अबव नरेशन, इस तरह के वर्ड लिख सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज नहीं, कहीं पे आप लिखें दैट इज वाई, दिस इज सो, और हर जगह पे दिस इज सो बिकॉज नहीं लिखना आपने। नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये देखें, दिस इज सो बिकॉज यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, जी एक और वर्ड जहाँ पे पहले आया है, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ऑल दीज रीजन्स आर रिसोर्स रिच्ड, रिसोर्स रिच होता है, रिसोर्स के बाद डैश हाइफन रिच, रिसोर्स रिच। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पैराग्राफ्स। उन पैराग्राफ्स के अगर हम देखें तो द रीजन इज दैट, द रीजन इज दैट, दिस इज सो बिग, दैट इज सो बिकॉज ऑफ। तो ये कैंडिडेट ने कुछ फ्रेजेस जो है वो रिपीट किए हैं, ये इनको रिपीट अब नहीं करना। रेपिटेशन या रिडंडेंसी इज नॉट अप्रिशिएबल। और उसके बाद जरा देखें, थर्डली पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट पोजेसेस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज विच मेक, विच कैंडिडेट ने लिखा विच स्टैंड इट आउट, नो, which make, देखिए पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट पोजेसेस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अब जो पाकिस्तान के अंदर अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। और ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं ये इसको मुस्लिम वर्ल्ड में स्टैंड आउट करती हैं। तो लिखेंगे द थर्डली पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट पोजेसेस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज विच मेक इट स्टैंड आउट, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो है वो इसको स्टैंड आउट करवाती हैं। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ ही बात लिखेंगे विच मेक इट, विच स्टैंड इट आउट नहीं लिखेंगे, विच मेक इट स्टैंड आउट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस या फ्रेजेस या पैराग्राफ्स। तो यहाँ पे एक वर्ड कैंडिडेट ने लिखा, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, फॉर्चुनेट के बाद कॉमा, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड विच हैज दिस एबिलिटी। आगे उसने लिखा द डिकाइंग रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो मुझे समझ आई, जो कैंडिडेट लिखना चाह रहा था डिकेइंग, क्योंकि जो ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर है जो डिके का शिकार है, तो डिकेइंग लिखना चाहिए था अगर कैंडिडेट का यही मतलब था। उसके बाद अगर हम देखें तो कैंडिडेट ने बाकी चीज लिखा, ये दिस इज सो बिकॉज उसने बार दोबारा रिपीट किया है, रेपिटेशन मुनासिब नहीं है, अप्रिशिएबल नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट ने लिखा लास्टली। अब यहाँ पे उसने अगर लास्ट लिखा तो पहले देख लेते हैं उसने पिछले पैराग्राफ में क्या लिखा। पिछले पैराग्राफ में उसने लिखा मोर ओवर, इस पैराग्राफ का उसने आगाज यहाँ से किया मोर ओवर से। पिछले पैराग्राफ में उसने लिखा, जो उसने आगाज किया थर्डली से, कॉमा, पिछले पैराग्राफ में उसने सेकेंडली लिखा होगा, यस सेकेंडली, कॉमा, और उससे पहले पैराग्राफ में उसने लिखा होगा फर्स्टली। तो देख लेते हैं फर्स्टली कहाँ पे उसने लिखा, यस फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स की, यहाँ पे उसने ऑफर्स ही लिखा। पहले कहीं पे उसने लिखा है दो जगह पे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोजेसेस, पोजेसेस नहीं लिखना, ये वर्ड लिखना है, ऑफर्स प्रेजेंट्स या प्रोवाइड्स। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स की अपॉर्चुनिटीज, फुल स्टॉप, फर्स्टली के बाद उसने लगा पैराग्राफ शुरू किया है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स की अपॉर्चुनिटीज, ये सेंटेंस बता रहा है कि अब आगे अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट डिस्कस करने जा रहा है। फर्स्टली, पहली उसने अपॉर्चुनिटी लिखी, फिर सेकेंडली लिखी उसने, उसके बाद उसने सेकेंडली के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने लिखा थर्डली, अगले पैराग्राफ में उसने लिखा मोर ओवर। ये देखें, मोर ओवर प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स मेक्स पाकिस्तान एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल पावर कंपटीशन ऑफ दीज मिनरल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने लिखा लास्टली, लास्टली के बाद उसने लिखा लास्टली कॉमा, प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा। ये लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा की बजाय सिग्निफिकेंट डायस्पोरा मैं पहले बता चुका हूँ। हेल्प्स इन बिल्डिंग इट्स सॉफ्ट इमेज ग्लोबली एंड परसू फॉरेन पॉलिसी गोल। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेंटेंस के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा। यहाँ इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें। कैंडिडेट ने लिखा लास्टली प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा हेल्प्स इन बिल्डिंग, ये जेरेंड है, इट्स सॉफ्ट इमेज ग्लोबली एंड परसू फॉरेन पॉलिसी गोल। अब अगर उसने जहाँ पे बिल्डिंग लिखा है तो यहाँ पे उसको परसूइंग लिखना चाहिए, या फिर अगर उसने जहाँ परसू लिखा है तो यहाँ उसने लिखना चाहिए टू बिल्ड। यानी कि पैरेलल स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर आप पहले आईएनजी की फॉर्म में लिख चुके हैं तो यहाँ पे भी फिर आईएनजी की फॉर्म में लिखें। तो देखिए ज़रा, अब इस सेंटेंस को ज़रा यूँ लिखना चाहिए था, लास्टली प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा हेल्प्स इन बिल्डिंग इट्स सॉफ्ट इमेज ग्लोबली एंड परसुइंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स। या तो यूँ लिखें, अगर वो बिल्डिंग है तो इसको भी परसुइंग कर दें, इसको हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर, वो रिकमेंड किया जाता है। या यूँ लिखें, प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा हेल्प्स टू बिल्ड
फर्स्ट फॉर्म लिखें, जैसे यहाँ पे परसू लिखा हुआ है, हेल्प्स टू बिल्ड इट्स सॉफ्ट इमेज ग्लोबली एंड परसू फॉरेन पॉलिसी गोल। तो जब अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लिखें, जब वहाँ आईएनजी है तो यहाँ भी आईएनजी लिखें। तो ये पहला स्ट्रक्चर जो है रिकमेंडेड है। उसके बाद द रीजन इज दैट, उसने फिर उससे ये फ्रेज रिपीट की है, रिकमेंडेड नहीं है कि बार बार रिपीट करें। प्रेजेंस ऑफ डायस्पोरा, आर डायस्पोरा वर्ड लिखा जाता है, आल्सो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रूव, यहाँ आएगा द रीजन इज दैट द प्रेजेंस ऑफ आर डायस्पोरा आल्सो प्रूव्स आएगा। आगे नेक्स्ट हम देखें, आगे लिखा हुआ है टू मैक्सिमाइज प्रेशर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय प्रोटेस्ट एंड लॉबिंग, नहीं, हम लिखेंगे द रीजन इज दैट प्रेजेंस ऑफ आर डायस्पोरा आल्सो प्रूव्स वाइटल टू मैक्सिमाइज प्रेशर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स थ्रू प्रोटेस्ट एंड लॉबिंग। तो यहां पे जरा देखें, थ्रू प्रोटेस्ट एंड लॉबिंग को बेहतर ये है कि यहां बाय की जगह थ्रू लिखें, थ्रू प्रोटेस्ट एंड लॉबिंग। नेक्स्ट उसने लिखा इन एडिशन कॉमा सच अ लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा आल्सो, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा की बजाय सिग्निफिकेंट लिखें या कंसिडरेबल लिख दें, बेशक कंसिडरेबल, या आप लिख दें प्रोमिनेंट, या की डायस्पोरा लिख दें, की ई वाई, या की लिखें या सिग्निफिकेंट लिखें या कंसिडरेबल लिखें या सब्सटेंशिएटेड लिख दें या सफिशिएंट लिख दें। तो इन एडिशन significant diaspora also contributes to national economy through inflow of remittances, by inflow of नहीं लिखा जाता, through inflow of remittances। नेक्स्ट उसके बाद उसने कैंडिडेट ने जो लिखा वो सही लिखा। उसके बाद हम देख लेते हैं कोई आगे नेक्स्ट कोई मिस्टेक्स अगर है तो। यस, नेक्स्ट उसने लिखा फर्स्टली पाकिस्तान स्टैंड्स एट क्रॉस रोड्स, एट के बाद ए नहीं लिखा, एट आ क्रॉस रोड्स होता है, और आ के बाद क्रॉस रोड्स ही है, ये पूरा फ्रेज है एट आ क्रॉस रोड्स, क्योंकि ऐसे दोराहे पे पाकिस्तान खड़ा है बिटवीन टू मेजर ग्लोबल पावर्स, यानी कि उसने कहा आई चाइना एंड यूएसए, बोथ कंट्रीज आर वाइटल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। नेशनल इंटरेस्ट नहीं, नेशनल इंटरेस्ट प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट उसने लिखा, एक कैंडिडेट ने एक मिस्टेक की, वो जरा देख लेते हैं हम। उसने लिखा कि फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द यूएसए इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना सप्लाइज 80% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू पाकिस्तान, देयरफॉर इन द मिडस्ट ऑफ कंटेनमेंट पॉलिसीज ऑफ बोथ पावर्स। देखें, इन द मिडस्ट ऑफ की बजाय लिखें अमिड द म्यूचुअल कंटेनमेंट पॉलिसीज ऑफ द टू पावर्स। ये जो आपने लिखा है बोथ पावर्स, जब पावर्स आ गया है तो इसका मतलब है एक पावर नहीं है, दो पावर है, दो मुल्क हैं। तो जब पावर्स लिख दिया तो फिर बोथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन द मिडस्ट ऑफ की बजाय आप लिखें अमिड, अमिड आप यहां पे आप लिखें इन द मिडस्ट ऑफ कंटेनमेंट पॉलिसीज ऑफ बोथ कंट्रीज टू ईच अदर। दोनों कंट्रीज जो है उनकी जो कंटेनमेंट पॉलिसीज हैं एक दूसरे के लिए, तो उसमें एक दूसरे के लिए जो पॉलिसीज होती हैं उनको हम म्यूचुअल पॉलिसीज कहते हैं या बायलैटरल पॉलिसीज कहते हैं। तो यहाँ लिखें देयरफॉर अमिड द म्यूचुअल कंटेनमेंट पॉलिसीज ऑफ द टू पार्स, जहाँ बोथ लिखने की जरूरत नहीं है, जो टू पार्स ठीक है, लेकिन बोथ पार्स की बजाय टू पार्स इज रिकमेंडेड, और इन द मिड स्टाफ की जगह लिखें अमिड द म्यूचुअल कंटेनमेंट पावर, और पावर्स टू द ईच अदर, कंटेनमेंट पॉलिसीज ऑफ द बोथ पावर्स टू ईच अदर की बजाय लिखें म्यूचुअल जो है अमिड द म्यूचुअल कंटेनमेंट पॉलिसीज ऑफ द टू पावर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे एट क्रॉस रोड लिखा हुआ था तो एट आ क्रॉस रोड लिखते हैं, जैसे पहले मैंने बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट ने बिल्कुल सही लिखा। यहाँ पे उसने एक बात लिखी कि आफ्टर withdrawal of USA from the Afghanistan in 2021, the Western Front has become safe haven for terrorists to carry attacks against Pakistan। तो टू कैरी अटैक्स नहीं होता, आपको जब भी आप लिखें कि कोई मुल्क जिस किसी मुल्क के खिलाफ अटैक्स करता है तो आप लिखें टू लॉन्च अटैक्स या टू कंडक्ट अटैक्स या टू अंडरटेक अटैक्स या टू वेज, जैसे टू वेज वार होता है। तो टू कैरी अटैक्स की बजाय लिखें टू लॉन्च अटैक्स, या कैरी आउट फिर बनता है, अगर कैरी के साथ आउट लगा दें फिर भी समझ आती है, फिर दैट मेक्स अ सेंस रिलेटिवली। लेकिन बेहतर है कि आप लिखें द वेस्टर्न फ्रंट हैज़ बिकम सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, टेररिस्ट की जगह टेररिस्ट कर लें, इसको एस कर दें, क्योंकि एक ही टेररिस्ट नहीं है, काफ़ी सारे टेररिस्ट हैं। तो यहाँ लिखें द वेस्टर्न फ्रंट हैज़ बिकम सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, ये प्लूरल फॉर्म में, टू लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान या टू
carry out attacks against Pakistan. Moreover, recent war in Iran also has repercussion. No, recent war in Iran has also repercussion. Also को has के बाद लेके जाए तो hopefully it makes sense. उसके बाद लिखें this conflict will provide these outfits to carry operations in unchecked manner. तो यहां जरा देखें एक चीज मिसिंग है. दिस कॉन्फ्लिक्ट जो ईरान के साथ चल रहा है, दिस ईरान का और सऊदी अरब का चल रहा है, दिस कॉन्फ्लिक्ट विल प्रोवाइड दीज आउटफिट्स द अपॉर्चुनिटी टू कैरी के बाद लिखें आउट. तो आउटफिट के बाद लिखें द अपॉर्चुनिटी, उसके बाद कैरी के बाद लिखें आउट. दिस कॉन्फ्लिक्ट विल प्रोवाइड दीज आउटफिट्स द अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट ऑपरेशंस इन अनचेक्ड मैनर. हैंस फुल स्टॉप लगा के उसने लिखा है हैंस, ये इस पैराग्राफ को क्लोज कर रहा है. हैंस बाद कॉमा वल्नरेबिलिटीज ऑन बॉर्डर्स आर, जिनको बॉर्डर्स आ चुके हैं और उससे पहले वल्नरेबिलिटीज आ चुके हैं, लिहाजा बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया है, उधर से आप ईरान है, अफगानिस्तान है, तो ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, दीज हेंस वल्नरेबिलिटीज ऑन बॉर्डर्स आर ए मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज. चैलेंज ऑफ पाकिस्तान ही लिखेंगे. हेंस कॉमा वल्नरेबिलिटीज ऑन बॉर्डर्स आर अ मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फॉर पाकिस्तान, नॉट ऑफ पाकिस्तान. तो नेक्स्ट कैंडिडेट ने जो लिखा वो ठीक लिखा. हाँ अलबत्ता एक चीज है, जरा देखें कि डिस्पाइट इट अमिड द, यहां पे देखें उसने अमिड ठीक लिखा है. अमिड द मिडल ईस्टर्न क्राइसिस इन जनरल एंड ईरान इजराइल वार इन पर्टिकुलर टू मैनेज रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इज एन अदर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज ऑफ पाकिस्तान. फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फॉर पाकिस्तान, ये ज्यादा बेहतर है. उसके बाद कैंडिडेट ने लिखा द रीजन इज दैट, उसने फिर वो रिपीट किया, इसको रिपीट ना करें. और उसके बाद कैंडिडेट ने जो लिखा वो सही लिखा. हाँ द रीसेंट अटैक्स ऑफ ईरान ऑन सऊदी अरेबिया, जहां पे एक वर्ड उसने लिखा द रीजन इज दैट बोथ नेशंस हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टर्म. टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि आप पहले पॉलिटिकल भी लिख चुके हैं, इकोनॉमिक भी लिख चुके हैं, स्ट्रेटेजिक भी लिख चुके हैं, तो ये टर्म्स आएगा. The reason is that both nations have immense importance in political, economic, and strategic terms. Full stop. The recent attacks of Iran on Saudi Arabia, the recent attacks of Iran on Saudi Arabia have placed Pakistan in a dilemma due to Pakistan-Saudi Arabia Defense Pact of 2025. Hence, यहाँ पे लिखा हुआ है hence managing relations between both nations. तो hence managing relations between both nations की बजाय लिखें hence managing bilateral relations between the two nations. तो ये जो दोनों मुल्कों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, बायमी ताल्लुकात हैं, तो यहाँ लिखें hence managing bilateral relations ज़्यादा रिकमेंडेड है. between both nations की बजाय लिखें between the two nations is indeed a major challenge फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. टू की बजाय फॉर लिखे, दैट इज मोस्ट रिकमेंडेड. उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख लेते हैं पैराग्राफ. यस, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है कि एनी डिसरप्शन इन दिस फ्लो, ये बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है. तो यहां जरा देखें, इसने कैंडिडेट ने यहां पे सही वर्ड लिखा. फर्दर मोर इंडियाज डिसीजन टू सेट द इंडस वाटर्स, ये यहाँ पे कैंडिडेट ने वाटर लिखा हुआ था, मैंने इसको वाटर्स कर दिया. इंडियाज डिसीजन टू सेट द इंडस वाटर्स ट्रीटी इन अबेयंस, यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर सही लिखा है टू सेट द इंडस वाटर ट्रीटीज इन अबेयंस poses another challenge to Pakistan's foreign policy. इंडस वाटर उसने कैंडिडेट ने लिखा हुआ था तो मैंने इसको एस कर दिया. इंडस वाटर्स ट्रीटी वाज अ लैंडमार्क ट्रीटी बिटवीन बोथ कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्रीज. ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. आगे बहुत भी ठीक है. यहाँ पे आगे उसने लिखा एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान रिलाई ऑन द फ्लो ऑफ इंडस वाटर. इंडस वाटर नहीं, इंडस वाटर्स. उसके बाद एनी डिस्ट्रप्शन इन दिस फ्लो, नो एनी डिस्ट्रप्शन टू दिस फ्लो, कि ये जो हमारा इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो फ्लो है, एनी डिस्ट्रप्शन टू दिस फ्लो लिखेंगे, इन दिस फ्लो लिखेंगे. एनी डिस्ट्रप्शन टू दिस फ्लो विल नॉट ओनली डिसरप्ट फूड सप्लाई बट हैज़ आल्सो, बट हैज़ आल्सो नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले उसने फ्यूचर इंडेफिनेट यूज कर ली है. एनी डिसरप्शन टू दिस फ्लो विल नॉट ओनली डिसरप्ट फूड सप्लाई बट विल आल्सो हैव. तो अगर पहले फ्यूचर है तो बाद में भी फ्यूचर लिखेंगे क्योंकि ये हैज़ आल्सो जो है ये हमारे पास प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट
के अंदर पोजीशन का, तो लिखेंगे एनी डिसरप्शन टू दिस फ्लो विल नॉट ओनली डिस्टर्ब फूड सप्लाई बट विल आल्सो हैव, क्योंकि जहां विल आ चुके हैं तो जहां आगे भी विल आल्सो हैव लिखा जाएगा, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। 10 कॉमा दिस इज चैलेंज टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे, दिस इज चैलेंज फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट कैंडिडेट ने से लिखा, हाँ अलबत्ता द रीजन इज दैट को उसने रिपीट कर दिया। और उसके बाद कैंडिडेट ने बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स सही लिखी। हाँ उसने एक बात लिखी, डिस्पाइट इट सच मिलिटेंट अटैक्स आल्सो डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो अपार्ट फ्रॉम इट लिख दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा जहाँ पे, लेकिन ये डिस्पाइट इट का मतलब यहाँ क्लियर नहीं बन रहा, अपार्ट फ्रॉम इट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नेक्स्ट आखिरी पैराग्राफ जो कैंडिडेट ने लिखा है, टू इनकैप्सुलेट, यहाँ से लग रहा है कि ये बात को क्लोज कर रहा है, इन नटशेल या टू सम अप या इन 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 शॉर्ट या इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स, यहाँ पे ऑफर्स का वर्ड उसने सही लिखा है, पहले उसने ऐसे के अंदर लिखा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोजेसेस, तो ये ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स या प्रेजेंट्स या प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड challenges, however opportunities are vast in scope because of Pakistan's importance not only in regional but also in global environment, यहाँ तक ठीक है। On the contrary, comma, internal and external challenges hinder the effectiveness of these opportunities, full stop। this essay sheds lights, यहाँ lights नहीं आएगा, shed light होता है हमेशा, this essay sheds light कि ये रोशनी डालता है, this essay sheds, उसके बाद lights नहीं लिखेंगे, light लिखेंगे, on the key opportunities and challenges faced by Pakistan's foreign policy। आगे उसने लिखा, ऑल्दो इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर कॉम्प्लेक्स बट नॉट इनसरमाउंटेबल, ये ठीक है, फुल स्टॉप। बाय अडॉप्टिंग प्रैग्मेटिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, जो उसने लिखा है तो इसके दिमाग में गैप कर दिए, ये हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है हाइफन डाल के, बाय अडॉप्टिंग प्रैग्मेटिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, तो ये रिजल्ट लिख के साथ हाइफन डाल के ओरिएंटेड, रिजल्ट हाइफन ओरिएंटेड पॉलिसीज, by adopting pragmatic and result oriented policies these challenges can be addressed, full stop, therefore comma the time to act is now। अब यहाँ पे उसने एक कॉल टू एक्शन दी है कि अब करने का जो वक्त है काम करने का वो अब है, इट इज बेटर इट इज बेटर टू डू, जो आज का काम है वो कल पे, इट इज बेटर टू डू टुडे व्हाट यू कैन, इट इज कहा जाता है एंड पे, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, इट इज बेटर टू डू टुडे व्हाट यू कैन अकम्प्लिश टुमारो, या इस तरीके से जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है वो कि वो फ्रेज क्या होती है, तो जो हम कॉल टू एक्शन देते हैं वो यही होता है, देयरफॉर द टाइम टू एक्ट इज नाउ, अब जो है वक्त काम करने का वक्त है। यहाँ पे कुछ मैंने सजेशन दी है कि इंग्लिश ग्रामर जो है कि कहाँ पे हमने पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करना है, पंक्चुएशन के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, अगर तमाम कैंडिडेट्स इन जनरल और ये जो कैंडिडेट है वो इन पर्टिकुलर, अगर वो ग्रामर रूल्स पढ़े किसी अच्छी किताब से, लाइक इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी, या एडवांस ग्रामर इन यूज बाय मार्टिन हैविंग्स, या प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज जो है माइकल स्वान, ये 3 किताबें हैं, अगर यहाँ से पढ़ी जाए, या बीए के अंदर एक किताब फॉलो की जाती है टू द पॉइंट इंग्लिश की, अगर वो किताब देखी जाए, मैं शायद वो आफ्ताब अहमद की है, तो अगर वो पढ़ी जाए तो उससे भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़ के अपने इंग्लिश के एक्सप्रेशन को काफ़ी इंप्रूव किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा जो लोग इंग्लिश ऐसे ग्रामर की एवेल्यूशन करवाना चाहते हैं, जो अपने इंग्लिश ऐसे को बेहतरीन करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश ऐसे को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड लिख के अपने ऐसे को एवेल्यूएट करवा सकते हैं मुझसे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी, प्लेलिस्ट भी मिलेंगी और पोस्ट भी मिलेंगी जो कम्युनिटी पोस्ट होती हैं, तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको मेरा पोस्ट भी मिल जाएगा जहाँ मैंने एवोल्यूशन का पूरा प्लान दिया हुआ है, तो आप अपने एसेस को या अपने आउटलाइन को या अपने पैराग्राफ्स को मुझसे एवोल्यूट करवा सकते हैं, फॉर ग्रामर चेकिंग, फॉर पंक्चुएशन, फॉर कोहेरेंस, फॉर ट्रांजिशंस, फॉर यू कैन से कनेक्टिविटी। तो अपने ऐसे को एवेल्यूट करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपके यूजफुल साबित हुआ है तो इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना ना भूलिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए कैंडिडेट के नए ऐसे की एवोल्यूशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह नगेबान। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अल्लाह नगेबान। अल्लाह हाफिज़।